जो बात आपने कही थी नकली नोटों की, अभी मैंने नकली नोटों का आंकड़ा ढूंढा। रिजर्व बैंक की तरफ से डेटा आया है कि वित्त वर्ष 2022 में, यानी वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोट, फर्जी करेंसी भारत में 102% बढ़ गई। इसके पहले साल में 55% बढ़ी। तो ये इसका मतलब है कि नकली नोटों की समस्या भी कहीं गायब हुई नहीं है। नकली नोटों की समस्या अपनी जगह है। इकोनॉमी पे जो कैशलेस इकोनॉमी पे जरा बात कर लें, एक तरफ ये आ रहा है कि यूपीआई लगभग 50-51% से ऊपर ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहे हैं, और इसी तरह और कैशलेस मींस बहुत सारे, एनईएफटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। कैश या पेपर ट्रांजैक्शन 1% के करीब रह गया है। इसके बावजूद इकोनॉमी में ये जो 30,88,000 करोड़ रुपया है, ये आपकी समझ से कहाँ है? क्या ये तिजोरियों में जमा है? क्या ये दोबारा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गया है? देखिए, नहीं, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम ना कभी भी एक कैश का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। अच्छा। ब्लैक काला धन, जब लोग सोचते हैं कि काला धन मतलब किसी मुदी के दुकान वाले के या किसी निवेशक के घर के नीचे, उसके बिस्तर के नीचे सब नोट्स भरे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। काला धन पूरा ही एसेट्स में पार्क्ड है। बेसिकली एसेट सेक्टर्स में पार्क्ड है। वैसे रियल एस्टेट हो गया, घरों में पार्क्ड है, जमीन में पार्क्ड है, इसमें सोने में पार्क्ड है। अब तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी काफी डेवलप्ड है। काफी सारे वेरियस इक्विटी मार्केट्स में पार्क्ड है, मतलब शेयर बाजार में है, इधर है उधर है, बहुत जगह है। ठीक है। जो काला धन का जो नोट का जो कंपोनेंट है, नोट का जो हिस्सा है, वो 1% से ज्यादा कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो आप नोटबंदी करके 100% का 1% आप टारगेट कर रहे थे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं टारगेट कर रहे थे वैसे भी। ठीक है। आपको लग रहा था कि एक डिटरेंट होगा। अच्छा, और ये जो बात है कि कैश ट्रांजैक्शंस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद डिजिटल पेमेंट्स, ये लेकिन कारण नहीं दिया गया था नोटबंदी करने के समय एज अ हाईलाइट। ठीक है। हाईलाइट वो 3 कारण थे। अब मेन चीज है कि कैश के ऊपर वॉर डिक्लेयर करके होगा क्या। कैश का बहुत बहुत अहम रोल होता है एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, उसका बहुत अहम रोल होता है। कैश को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए इन इकोनॉमी। वैसे ये सब क्या है ना, ये सब आइडियोलॉजिकल है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की एक आइडियोलॉजी थी, एक नियोलिबरल आइडियोलॉजी भी है। नहीं, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये बुरा है, इनफॉर्मल सेक्टर बुरा है, फॉर्मल सेक्टर ठीक है। ये ऐसे पोजीशन से कभी अर्थनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि क्या हाल है क्या नहीं है। क्योंकि मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, वो काफी साल डिमोनेटाइजेशन के बाद भी फ्लैट रहा। कुछ लोग बोल रहे थे बहुत बढ़ जाएगा ये वो, लेकिन वो आ जाके 12% के पास आया है इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ठीक है। उसमें भी 50% से ज्यादा 50% से थोड़ा कम कंपोनेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ठीक है। जैसे कि जीएसटी मैकेनिज्म से। सो हम तो उस चीज से निकल नहीं पाए जो ये होगा कि हम मतलब सिर्फ निजी टैक्स से चलाएंगे, इनकम टैक्स से। हाँ, और ये इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वेरियस खरीद फरोख्त पे जो लागू होता है टैक्स, उसके बेसिस पे नहीं चलाएंगे, उससे तो आप निकल नहीं पाए। दूसरी बात है कि आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जिसको बार बार कुछ लोग उछालते हैं, वो ऑलरेडी काफी हाई है। ऐसा करना बहुत ही बेवकूफी होगा कि इसको और बढ़ाए, हाँ, ताकि पूरा जीडीपी घट जाए। क्योंकि किसी भी रेशियो में ऊपर टैक्स है, नीचे जीडीपी है ना। आप अगर ऐसा पॉलिसीज अपना है कि जीडीपी के पे ही असर पड़ जाए, आपका टैक्स तो थोड़ा बढ़ गया लेकिन जीडीपी को तो आपने मार दिया ना। तो आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि इससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा तो हम करेंगे। यार, इसके जीडीपी पे क्या असर होगा वो तो देखिए। वो तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे डिनोमिनेटर में क्या असर हो रहा है। और नोटबंदी का असर, जैसे मैं बता रहा था, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए जो 50% जीडीपी का अंश था उस समय, नेगेटिव था बिल्कुल। ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि क्या असर पड़ा होगा। वही हो गया जो हमें दिखने को मिला। अब एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं नोटबंदी से नुकसान हो गया, जीएसटी से नुकसान हो गया, उसके बाद ये जो इस वक्त धड़ाधड़ टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है,
बाजार में महंगी कारें देखिए कितनी रफ्तार से बिक रही हैं, आईफोन के लिए लाइन लग रही है। ये जो आपको बाजार में भरा पैसा दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है? अगर सब तरफ नुकसान हो गया है, तो ये किस चीज को दिखा रहा है? नहीं, सब तरफ नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कि इवन ये कोरोना महामारी का जो असर है, वो भी दो टाइप का असर पड़ा है। एक जो अपने घर में बैठ के लैपटॉप इत्यादि यूज करके अपना काम चला सकते थे, और दूसरे जिनको लाइन लगा के राशन कार्ड से सुबह खरीद फरोख्त करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है अपना राशन, उनके ऊपर दूसरे अलग टाइप का असर पड़ा है, अलग किस्म का असर पड़ा है उनके ऊपर। क्या हो गया है, आप जो देख रहे हैं, जो आईफोन खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये वो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग और अमीर लोगों से इसका डिमांड आ रहा है। ठीक है। जो 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 नीचे थे उनके ऊपर डेफिनेटली गहरा असर पड़ा था। जो आप देख सकते हैं कि मनरेगा का जो ये था, मनरेगा का जो ऑफटेक था वो काफी बढ़ गया लास्ट 4 सालों में। और पैंडेमिक, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, तीनों का असर अलग अलग पड़ा है। हमारे डिफरेंट वर्ग के ऊपर, इकोनॉमी के डिफरेंट वर्ग के ऊपर डिफरेंट असर पड़ा है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि हमें औद्योगिकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये आईफोन खरीद रहे हैं, जो ये दिवाली में खरीद रहे हैं, वो जो भी खरीद रहे हैं वो हमारे गरीब लोग बनाए। वो चाइना से अगर इंपोर्ट हो जाएंगे तो फिर उसका तो वही हो गया ना, पूरा लीकेज हो गया इकोनॉमी से। जो भी बॉयंसी है कि इत्यादि इत्यादि ज्यादा बिक्री हो रहा है, यहाँ मार्केट में बॉयंसी है, वो हमारे बाकी लोगों के पास भी आना चाहिए ना, उस बॉयंसी का असर। वो भी तो इंडिया में नहीं होता है इनफ। ये एक्चुअली आज की डेट की बड़ी समस्या है कि हम कैसे उस बॉयंसी को अब इनको हेल्प करने में इस्तेमाल करें। तो ये कहते हैं ना, के शेप्ड रिकवरी हुआ है इंडियन इकोनॉमी का। कुछ लोग जो बच गए पैंडेमिक से, और जो ऐसे हमारे तरह लैपटॉप और जूम और इत्यादि के तरह काम कर सकते थे, उनके लिए तो पैंडेमिक और ये सब का असर अच्छा ही हुआ है। उनका सेविंग्स काफी बढ़ गया था पैंडेमिक के समय, और वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं अभी। ये बात सही आप कह रहे हैं कि बहुत एक तबका है और वो बड़ा तबका हो गया है जिसको इससे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले उससे बहुत बड़ा तबका है जिसको इस वजह से भारी नुकसान हुआ है, भारी तकलीफ हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।